गरीब भाभी की 5 ननद के लंबे बाल। नमस्ते मोना जी, ये लीजिए, मैं सारे ब्लाउज तुरपाई करके ले आई हूँ। ललिता, तुम बहुत ही फिनिशिंग से तुरपाई करती हो, इसीलिए मेरे टेलर शॉप के सारे कस्टमर तुमसे बहुत खुश हैं। उफ, देखो ना, शादी का सीजन भी शुरू हो गया। अब तो लहंगे सीने के ऑर्डर भी खूब आ रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक ये ब्लाउज की तुरपाई का काम नहीं, बल्कि मैं तुम्हें लहंगे में मोती गोटे लगाने का काम दूंगी। मोना जी, लहंगे में मोती लगाने का क्या दाम देंगी? वही जो मैं तुम्हें ब्लाउज की तुरपाई के लिए देती हूँ, पर ब्लाउज 10 रुपए। मोना जी, मैं पिछले कितने सालों से आपकी इस टेलर की दुकान के लिए ब्लाउज की तुरपाई कर रही हूँ। तब आप मुझे 2 रुपए देती थी, अब इतने सालों के बाद 10 रुपए एक ब्लाउज की तुरपाई में ही घंटा लग जाता है। आप थोड़े पैसे बढ़ा देती तो। देखो ललिता, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, बुटीक चला रही हूँ, इसीलिए मेरे पास अंधाधुंध कमाई नहीं है। मगर इतने में ही करना है तो कर लो, वरना तो काम के भूखे बतेरे लोग बैठे हैं। बेचारी गरीब ललिता उदास मन से ब्लाउज तुरपाई के 50 रुपए लेकर घर आ जाती है, जहां उसकी 5 ननद अपनी गरीब झोपड़ी के बाहर चौखट पर बैठी थी। अरे आशा, पूनम, गौरी, दिव्या, नीलम, तुम 5 बाहर चौखट पर बैठकर क्या कर रही हो? अपने लंबे बाल के जाल से लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही है तेरी ननद। चंदा, जुबान संभाल कर बात करो। खुद तो अपनी ननद को संभाल नहीं पा रही है और मुझे जुबान संभालने को बोलती है। ऐसा गलत क्या बोला है मैंने? अरे 5 जवान ननद को घर में बिठा रखा है। अगर इन 5 के माँ बाप जिंदा होते तो कब का इनका घर बस जाता। मगर भाभी कहाँ ननद का भला चाहती है। तेरा बस चले तो अपनी नंद की कमाई खाए। ये सुनकर उस गरीब भाभी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी पूनम उसके आंसू पोंछकर कहती है, बस चंदा चाची, बस। आप उम्र में बड़ी हैं, इसलिए हम 5 कुछ नहीं कह रही, क्योंकि ये हमारे भाभी के दिए संस्कार हैं। और रही बात हमारी भाभी की, तो माँ के जाने के बाद इन्होंने हमें ननद से बढ़कर पाला है। खुद भूखी रहकर अपना निवाला हम 5 ननद को खिलाया है। इतना तो कोई माँ भी नहीं करती। अब चली जाइए यहाँ से, वरना जिस लंबे बाल के जाल से हम आपकी नजर में लड़के फंसाने का काम करते हैं ना, उसी से आपको भी मजा चखा सकती है। 5 की 5 मर्जानी एकदम तेज तीखी मिर्ची है। भाभी बस करो, हमने आपको कितनी बार कहा है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाया करो, उनका तो काम ही यही है। मगर आशा, चंदा ठीक ही तो कह रही थी। मैं तुम 5 की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी भाभी भी नहीं बन सकी। मैं गरीब कैसे करूंगी तुम 5 की शादी? भाभी, शादी विवाह के रिश्ते संजोग से बनते हैं, जहाँ हमारी किस्मत में लिखा होगा हो जाएगी हमारी शादी। भाभी देखिए ना, हम 5 के लंबे बाल कैसे पूरे आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं। आज आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। अपनी खट्टी मीठी बातों से वो 5 ललिता को हंसाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह घर में तो पानी ही नहीं है। गौरी, नीलम, तुम दोनों पानी ले आओ। ठीक है भाभी, चल नीलम। दोनों गरीब ननद गागर लिए पानी के लिए नदी पर आती हैं, जहां गांव की बाकी लड़कियां झुंड बनाए खड़ी थी। अरे देख देख रूपा, आ गई दोनों लंबे बाल लहराते। इनके इतने लंबे बाल कैसे हैं? एक मेरे बाल हैं जो झड़ते जा रहे। इनके लंबे काले बाल देखकर मुझे तो जलन होती, जलन। चलना चलने की बजाय इन्हें छेड़ते हैं। तभी वह उन्हें घेर लेती हैं और उनका मटका भी छीन लेती हैं। शीतल, रूपा, हमारा गागर हमें वापस दो, वरना क्या अपनी इस लंबी डायन छोटी से हम पर वार करोगी? ये लो, जाकर ले लो अपना गागर। शीतल गागर पानी में फेंक देती है। तभी गौरी अपने लंबे बाल बढ़ाकर उसे ले लेती है और पानी लेकर आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, जिसके साथ अब ललिता जहां से भी गुजरती, लोग बाग उसे उसकी ननद की शादी के लिए ताने दिया करते। जिसके बाद वह अपनी 5 ननद के लिए रिश्ता देखने लगती है। मगर दहेज के चलते हर बार उसकी गरीब नंदों का रिश्ता होते होते रह जाता। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां से जोड़कर लाऊं मैं रिश्ते वालों की मांग के दहेज की रकम। भगवान, मुझ गरीब भाभी की हीरे जैसी नंदों को क्यों एक दहेज के लिए रिश्ते वाले उन्हें देखकर छोड़कर चले जा रहे हैं। आखिर क्या कमी, क्या खोट है उनमें? इतनी सुंदर हैं, इतने लंबे घने बाल हैं। बस मुझ गरीब की इतनी मदद करो भगवान कि मुझ गरीब के घर से मेरी 5 ननद विदा हो जाएं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वह गरीब भाभी अपनी 5 नंद की शादी का दहेज जोड़ने के लिए दिन रात आंखें गड़ाकर 10-10 रुपए में ही मोती लगाने का काम करती
मगर वो भी 2 वक्त की रोटी और घर का खर्चा चलाने में ही खत्म हो जाते। इसी बीच गांव के सरपंच के घर शादी होती है और सभी को न्योता मिलता है। अरे ललिता। जी सरपंच जी, आप यहाँ मुझ गरीब के घर। ये ले, मेरी बिटिया की शादी का न्योता है। तुम्हें और तुम्हारी 5 नंद को भी आना है। जी अच्छा। भाभी, हम 5 शादी में क्या पहन कर जाएंगे? हमारे पास तो एक जोड़ी कपड़े तक नहीं है, जो भी हैं फटे हैं, जगह जगह से फटे हुए हैं। अरे मेरी प्यारी ननद, तुम 5 चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी है ना, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तभी ललिता को अपनी पुरानी बक्से में रखी कुछ बहुत ही पुरानी साड़ियां दिखती हैं। क्यों ना मैं अपनी इन साड़ी से अपनी नंदों के लिए लहंगा सिल दूं, वो कितना खुश होंगी। बेचारी वह गरीब भाभी अपनी 5 ननद के लिए रात भर जाग कर अपनी एक कोने में रखी पुरानी सी सिलाई मशीन को झाड़ पोंछ कर उसमें तेल डालकर उसे चलाने की कोशिश करती है, जिससे वह थोड़ी बहुत चल जाती है। जिसके बाद रात भर लगाकर लहंगे सिलकर अगले दिन वो उन्हें देती है। ये लो मेरी प्यारी प्यारी लंबे बालों वाली ननद रानियों, तुम्हारी गरीब भाभी की तरफ से तुम 5 के लिए लहंगा। अरे वाह भाभी, ये लहंगे कितने सुंदर हैं, मगर आपने इसे कहां से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि अपने हाथों से सिला है। लहंगा देखकर 5 बहुत खुश होती हैं और उसे पहनकर तैयार होती हैं। उस खूबसूरत लहंगे में और खुले लंबे बालों में वह जैसे किसी अप्सरा जैसी दिख रही थी। भाभी, कैसी लग रही हैं हम? एकदम शहजादी। भगवान करे मेरी 5 ननद को किसी की भी नजर ना लगे। फिर जैसे ही ललिता अपनी नंद के साथ शादी में पहुंचती है, तभी शीतल और रूपा उन्हें देखकर जल भुन जाती हैं। रूपा, देख के 5 कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे इनके नागिन जैसे लहराते लंबे बाल, मेरी जलन और बढ़ रही है। शीतल, अब इनसे जलूंगी नहीं बल्कि आग लगाऊंगी, चल। तभी दोनों सरपंच को भड़काती हैं। सरपंच काका, आपने ना इन 5 और इसकी गरीब भाभी को शादी में बुलाकर बड़ी भूल की है। देखो कैसे अपने लंबे बाल दिखा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की शादी कट जाए, वो बेचारी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी रह जाए और इस 2 कौड़ी की गरीब भाभी की 5 ननद लंबे बालों से बाजी मार जाए। भड़कावे में आकर रामनाथ उन्हें शादी से भगाने लगता है। क्यों नहीं गरीब, अपनी 5 नंदों को यहाँ इतना सजा धजाकर इसलिए आई है ना, ताकि मेरी बेटी की शादी कट जाए और इनकी शादी हो जाए। ये सुनकर उन 5 की आंखें नम हो जाती। तभी 5 की नजर शादी के मंडप में जाती है, जो कि गिरने वाला होता है। आशा, गौरी, नीलम, दिव्या, वो देखो, वो शादी का मंडप गिरने वाला है। सरपंच जी की बेटी वहीं बैठी, हमें उसे बचाना होगा। 5 जल्दी से अपने लंबे बाल बढ़ाकर मंडप के गिरते बांस को रोक लेती हैं और लोग दुल्हन को मंडप से निकालते हैं। जिसके बाद रामनाथ अपनी गलतियों पर पछताते हुए माफी मांगता है। ललिता, आशा, गौरी, पूनम, नीलम, दिव्या, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना। न जाने मैंने तुम सबको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं काका, जाने दीजिए। हम गरीबों की जिंदगी में ऐसी गालियां खाना तो हमेशा की बात है। पूनम ने दुख के साथ ये कड़वी सच्चाई रखी, जिसे ना तो कोई नकार सका ना स्वीकार सका। आखिर में पूरा गांव मिलकर ललिता की 5 ननद के कन्यादान के लिए मदद करते हैं और उस गरीब भाभी की 5 लंबे बालों वाली ननद की विदाई हो जाती है। बाप रे बाप, ये अचानक सर्दी कैसे बढ़ गई? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे बहू, मेरे लिए चाय कब लाएगी तू? अरे माँ जी, आपको चाय की पड़ी है? यहाँ मेरी कुल्फी जम रही है। अक्टूबर में जनवरी आ गई ऐसा लग रहा है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? याददाश्त खराब है? दिवाली आकर चली गई, नवंबर है, दिवाली होकर गई है, ठंडा मौसम नहीं होगा क्या? और तू तो बड़ी पैसे वाली है, स्वेटर क्यों नहीं पहनती? अब फैशन छोड़ दे अपना। अरे हाँ, देवरानी भी आ गई है और मैं क्यों काम करूं? अब तो आपकी वो गरीब छोटी बहू आ गई है, पहली सर्दी है उसकी, वही काम करेगी। मैं जितना काम करना था कर चुकी हूं, अब मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो गैस पर चाय छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे तो चाय दे दे अम्मा। जी माँ जी। अमीर मीनाक्षी अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है, फिर दोनों हीटर जलाकर बैठ जाती हैं। माँ जी, आपको ऐशो आराम चाहिए तो प्लीज मुझे काम के लिए मत बोलना। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अब से इस घर का सारा काम गरीब देवरानी करेगी।
बदले में मैं आपको मुंह मांगा कैश, सोना चांदी दूंगी। है सच्ची बहू? ठीक है, अब से तू एक चम्मच भी नहीं उठाएगी। ले मूंगफली चर ले। हाँ भी चर लो माँ जी। दोनों चालाक सास बहू एक दूसरे को मूंगफली खिलाते हैं। ओहो बहू, मूंगफली तो खत्म हो गई। कितना मजा आ रहा था हीटर के सामने मूंगफली खाने में। अभी बुलाती हूँ उस नौकरानी को। गोपी बहू, गोपी बहू। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, मूंगफली लेकर आ जाओ। देवरानी जी बहुत आराम फरमा लिया, अब सारे घर के काम तुम करोगी, मैं लीव पर हूँ। मतलब जेठानी जी? मतलब कि तुम ही काम करोगी, मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ, पानी से तो एकदम दूर हूँ। छी, इसका मतलब जेठानी जी अब नहाएंगी भी नहीं 6 महीने तक? सर्दियों में बदबू नहीं हो जाएगी बहुत सारी? दिमाग से पैदल हो क्या? मैं ठंडे पानी का काम नहीं करूंगी कोई सा भी, बल्कि कोई काम नहीं करूंगी। ये बेसिक काम तो करने ही है, नहाना धोना, खुद को सुंदर रखना। अब जाओ हमारे सामने मूंगफली पेश करो और गुड़ पट्टी भी। वो तो है नहीं जेठानी जी, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैंने अभी तक कोई स्वेटर शॉल नहीं निकाला है। नहीं निकाला तो हम क्या करें? हमारा मन कर रहा है खाने का, जल्दी लेकर आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। गोपी बाहर ठंड में मूंगफली और गजक लेने जाती है तो उसे पास की दुकान पर नहीं मिलती, तो ठंड में ठिठुर कर वो और आगे सामान लेने जाती है और लेकर वापस घर आती है। इस तरह सास बहू गोपी से घर के सारे काम ठंडा पानी में जानबूझकर करवाते हैं और खुद रजाई में ही बैठी रहती हैं। एक दिन, ठंड लग रही है, विहान जी से कहूंगी एक स्वेटर दिला देंगे। मेरी शादी गर्मी में हुई थी, माँ ने मुझे कोई भी ठंड का कपड़ा नहीं रख कर दिया। गोपी बेचारी 7 महीने पहले ही इस घर में शादी करके आई थी। गरीब होने की वजह से सास और जेठानी ने पहले ही इज्जत नहीं की थी, पर तीनों मिल बांट कर रह रहे थे। पर सर्दी के आने से ही सास और जेठानी के तेवर बदल जाते हैं और वह सर्दी का सारा काम धीरे धीरे गोपी पर डाल देते हैं। फिर गोपी का पति उसे स्वेटर और शॉल दिला देता है। आखिर प्यार जो करता था। सर्दी के कड़कते 2 महीने बीत जाते हैं। मीनाक्षी और सरोज रजाई में बैठकर मस्त गर्म कमरे में टीवी देख रहे थे। आहा माँ जी, क्या मूवी आ रही है। मेरा तो आजकल रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता। मेरा भी बहू, पता नहीं है गाजर का हलवा कब लेकर आएगी, कब से इंतजार में हूँ। अरे ओ गोपी, कहाँ मर गई? अरे गर्मियों में गाजर का हलवा बनाकर देगी क्या? लीजिए माँ जी, आ गई मैं, खाइए गर्मा गर्म गाजर का हलवा। वाह क्या खुशबू आ रही है। वैसे गरीब देवरानी, तुमने अपने घर में गाजर का हलवा बनाकर खाया है? लगता नहीं है मुझे। सर्दी में गाजर किसी सोने से कम नहीं है, ये तो पता ही होगा। इतना महंगा घी मेवे जो डलते हैं इसमें। चलो इस गाजर के हलवे में से एक कटोरी तुम भी खा लेना, क्या याद रखोगी? ठीक है जेठानी जी, आपने सही कहा, गाजर मेरे लिए सोने से कम नहीं है। गरीब परिवार में गाजर का हलवा बनना मतलब गरीब के हाथ में नोटों की गड्डी के बराबर है। मतलब भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा देना। जाकर अब काम कर ले, हमारा हलवा ठंडा मत करवा। और सुन, इसके बाद 6 बजे ही चूल्हे पर रोटी डाल दियो, मेरा वही खाने का मन है। हाँ, और चूल्हे पर बना बैंगन का भरता भी बना देना। माँ जी, मेरे पुराने स्वेटर खराब हो गए, आज नया लेने चले? हाँ बहू, पर बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो तो फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना, वो कर ले। इस गरीब के लिए मत लियो कुछ भी। जी माँ जी। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए गोपी घर के काम करने चली जाती है। सास और जेठानी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। सरोज अपनी अमीर बहू को तो सब कुछ दे रही है, पर गरीब बहू की तकलीफ भी नहीं समझ रही थी कुछ। बेचारी के ठंड में काम करके हाथ में सूजन चढ़ गई थी और फिर भी शाम को ठंडी हवा में बैठकर चूल्हे पर रोटी बनाने की वो कोशिश करती है। बाप रे बाप, ठंड बढ़ गई है। सुबह वैसे भी ओले की बारिश हुई थी, लकड़ियां जलने में आनाकानी कर रही हैं और मेरी रोटी बनाने में हाथ कांप रहे हैं। चूल्हे की आंच कम, धुआं ज्यादा लग रहा है मुझे। गोपी ठंड में कांपते हुए सास और जेठानी को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है, पर खुद बेचारी लास्ट में ठंडा खाना खाती है। रात को विहान उसे कांपता देखकर हीटर जला देता है और गले लगाता है। मुझे पता है, मेरी माँ अपनी नई बहू से घर का सारा काम करवा रही है, इसलिए तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई है। इसलिए मैंने हीटर लगा दिया है। ये हमारे रूम का है, रोज रात को जला लेना। वैसे अब कैसा लग रहा है? आप पास हो, साथ हो तो मुझे सब अच्छा लगता है। शरीर का दर्द भी महसूस नहीं होता है। कर लो डायलॉग बाजी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बातचीत करके वक्त बिताते हैं। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी को खांसी जुकाम हो गया था,
तो सरोज उसके लिए सोंठ के लड्डू बना देती है, जिसे मीनाक्षी दबा कर खाती है। माँ जी, आपके लड्डू इतने अच्छे बने हैं कि मैं दिन में 4-5 खा जाती हूँ। अरे बहू, रोज एक ही खाना चाहिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये लड्डू गर्म होते हैं, आपको इतना नहीं खाना चाहिए। माँ जी, मैं एक लड्डू खाकर देख सकती हूँ। माँ जी से क्या पूछ रही हो, मैं तुम्हें एक भी लड्डू नहीं खाने दूंगी। पता भी है इसमें कितने मेवे और घी हैं, अमीर लोग खाते हैं इसे, तुम जैसे गरीब नहीं। और हाँ, मेरी मर्जी, मैं कितने भी खाऊं ये लड्डू। जेठानी जी, आप बार बार अमीर गरीब की दीवार क्यों ले आती हो? क्या गरीब होना कोई गुनाह है? मुझसे बहस ना करो। मीनाक्षी और लड्डू खाती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और वॉशरूम में 7 से 8 चक्कर लगा लेती है। हे मोरी मैया, सुबह से इतनी बार वॉशरूम के दर्शन हो गए, लगता है उन लड्डू का असर ज्यादा ही हो गया है। अरे अब आ क्यों नहीं रही? इतने में सरोज और देवरानी वॉशरूम की तरफ जाते हैं। अरे कौन है इसमें, खोलो भाई। माँ जी आप नहीं, पहले मैं जाऊंगी। जेठानी जी हैं। जेठानी जी बाहर आइए ना, ठंड की वजह से माँ जी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे मैं नहीं आ सकती, अभी हुआ नहीं मेरा। अरे बहू, दम लगा के आ जाना बाहर, मैं तेरे लिए गाना गा रही हूँ, जल्दी कर। एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां। अरे जेठानी जी, कहा था ना मैंने आपसे, उन लड्डू को ज्यादा मत खाइए, देखिए हो गया ना असर। माँ जी, आपको स्मेल नहीं आ रही इतनी? स्मेल क्या, इसका मुझे साउंड तक सुनाई दे रहा है, जैसे धड़ 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 गोलियां चल रही हो। बैठ अंदर, मेरा प्रेशर डाउन हो गया। देवरानी और सास परेशान होकर वहां से चले जाते हैं और मीनाक्षी की बहुत तबीयत खराब होती है, तो वह उसको डॉक्टर से दवाई दिला देते हैं। गलती का एहसास होते ही मीनाक्षी कहती है, देवरानी जी मुझे माफ कर दो, आप दोनों ने मुझे लड्डू खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी। अमीर का लड्डू समझकर खा गई। अब से मैं अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। हम घर में गीजर लगवा लेंगे, गर्म पानी से ही बर्तन धोएंगे और कपड़े भी। चलो अच्छा है, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। छोटी बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे टॉर्चर कर दिया था। कोई बात नहीं माँ जी, रात गई बात गई। अब आप मुझे अपने हाथ का गाजर का हलवा खिलाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह घर में गीजर लगवाकर बराबर काम करते हैं और गोपी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।